माँ बाप सपना देखते हैं कि उनका बेटा सिपाही बने और बच्चे भी इस सपने को साकार करने के लिए पुरजोर मेहनत करते हैं, पर ये सपने 15 लाख में बिक गए। बिहार में सिपाही परीक्षा थी और ये तस्वीरें देखिए कैसे ये ब्लूटूथ डिवाइसेस, वॉकी टॉकी और कई चीजें बरामद हुई। इसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इनफैक्ट ये जब परीक्षा रद्द हुई उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ने तो सुसाइड करने की भी कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में इस वक्त परीक्षा माफिया फैल चुका है और देश को बेरोजगारी के कुएं में धकेल रहा है। इस साल तकरीबन 21,000 कैंडिडेट सिपाही बनने वाले थे, कुछ 1200 कैंडिडेट्स दारोगा बनने वाले थे, लेकिन दोनों ही परीक्षा रद्द हो चुकी है और अब 2024 से पहले ये परीक्षा नहीं होगी और अब कब होगी ये हमें नहीं पता है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आप समझिए कि क्यों हुई बिहार में परीक्षा रद्द। दूसरा है कैसे होता है पेपर लीक। तीसरा है कैसे काम करते हैं ये परीक्षा माफिया, ये पूरे देश में माफिया कैसे काम करते हैं। चौथा है कि कौन होते हैं ये सॉल्वर जो कि परीक्षा माफियाओं के लिए सबसे अहम कड़ी होते हैं। और पांचवा है कि अब तक कितने पेपर लीक हो चुके हैं। अब सबसे पहला है कि आखिर क्यों हुई बिहार में परीक्षा रद्द। देखिए 1 अक्टूबर को बिहार में सिपाही परीक्षा चल रही थी और फिर देखा गया कि कुछ कैंडिडेट्स पर्चे से चीटिंग कर रहे हैं। तो जब स्टाफ उनके पास गया तो उन्होंने ये पाया कि वो पर्चा और जो आंसर की है वो एकदम सिमिलर थी उस क्वेश्चन पेपर की। तो इसके बाद स्टाफ का सर घूम गया, फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया। जब पता चला जांच में कि उनके फोन में जो आंसर की थी और जो क्वेश्चन पेपर की आंसर की थी वो एग्जैक्टली सिमिलर थी, उनके पास वो पहले से ही मौजूद थी। फिर जब और जांच हुई तो क्या क्या चीजें बरामद हुई ये देखिए ये तस्वीरें। मोबाइल, ईयरपीस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉकी टॉकी, वॉच बैटरी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाली एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें जालसाजों के पास बरामद हुई। और जो मास्टरमाइंड 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था उसके 4 बैंक अकाउंट्स में से 16 लाख रुपए मिले हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जांच में क्या क्या पता चला। देखिए परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले 30,000 रुपए में भी अभ्यर्थियों को बेचा गया आंसर की। फिर पटना से लेकर हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों के 10 परीक्षा माफिया उस पूरी घटना में शामिल थे। हर एक अभ्यर्थी से 12 से 15 लाख में सेटिंग की गई। एडवांस में कैंडिडेट से 50 से 2 लाख रुपए के बीच में पैसा लिया गया। ये सब पता चलने के बाद दोनों परीक्षा, कांस्टेबल और सिपाही की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और अभी हमें नहीं पता है कि ये कब होने वाली है। कुछ मासूमों के तो सपने मिट्टी में मिल गए और ये जो जालसाज थे, परीक्षा माफिया थे, इनके भी करोड़ों रुपए डूब गए। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये पेपर लीक होता कैसा है। अब देखिए पेपर लीक के पीछे बहुत बड़े बड़े गिरोह काम करते हैं जिनको परीक्षा माफिया कहा जाता है। अब परीक्षा माफियाओं के पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप अधिकारी से सेटिंग कर लो या फिर आप क्वेश्चन पेपर की चोरी कर लो। अब क्वेश्चन पेपर की चोरी करने के लिए सबसे पहले ये जो गिरोह है, जो परीक्षा माफिया है, उस प्रिंटिंग प्रेस का पता लगाते हैं जहां पर उस क्वेश्चन पेपर की छपाई होनी है। अब ये क्वेश्चन पेपर उस प्रिंटिंग प्रेस से सेटिंग करके लेके उनको पैसे दे देते हैं और वो क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। फिर वो क्वेश्चन पेपर जब उनको मिल जाता है तब वो एक सॉल्वर ढूंढते हैं। सॉल्वर वो होता है जो क्वेश्चन पेपर देख के उसको पूरा सॉल्व कर देता है। फिर उसके बाद वो सॉल्वर जो होता है वो एक आंसर की बनाता है। फिर इस आंसर की को ये परीक्षा माफिया 2 तरीके से बेचते हैं, एक तो ऑनलाइन तरीके से और एक ऑफलाइन तरीके से। अच्छा, इनके पास 4 तरीके होते हैं कि एक तो जब इनके पास आंसर की आ जाएगी तो जो कैंडिडेट्स ने इनसे संपर्क किया है उनको 2-3 दिन पहले ही ये पूरी आंसर की रटवा देते हैं। दूसरा होता है कि सॉल्वर को भेज देते हैं। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी कि एक की जगह, संजय दत्त की जगह कोई दूसरा पेपर देने जाता है। तीसरा होता है कि वो ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगा देते हैं जो दिखती नहीं है। और चौथा होता है कि उनको आंसर की फोन पे भेज देते हैं ताकि वो उस आंसर की के सहारे या तो पर्चे के तौर पर उस एग्जाम को पास कर सकें। अब तीसरा है कि आखिर कैसे काम करते हैं ये परीक्षा माफिया इस पूरे सिस्टम के बीच। अब देखिए कहा जाता है कि परीक्षा केंद्र में जैमर लगे होते हैं जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है, इस पॉइंट से समझिए। इतना लाचार सिस्टम है कि परीक्षा केंद्र पर जैमर अपडेट ही नहीं किए जाते।
जिसकी वजह से नेटवर्क अच्छे से काम करता है और ब्लूटूथ डिवाइस और वॉकी टॉकी जैसे सारे इक्विपमेंट्स काम करते हैं और चीटिंग हो जाती है। कई बार परीक्षा केंद्र का जैमर जानबूझकर ऑन नहीं किया जाता है क्योंकि कुछ अधिकारियों को परीक्षा माफिया ने पैसा खिलाया होता है। कई मामलों में ये सामने आया है कि परीक्षा का संचालन करने वाले कुछ अधिकारी परीक्षा माफिया से मिले हुए होते हैं, जिससे वो जालसाज कैंडिडेट पकड़ा नहीं जाता है। ईयरपीस को ऑटो रिसीव मोड में सेट कर दिया जाता है, जिसके बाद सॉल्वर के फोन करते ही डिवाइस कॉल रिसीव कर लेता है और परीक्षार्थी सिर्फ अपने प्रश्न पत्र का सेट बताता है और दूसरी तरफ से सॉल्वर उत्तर बताने लगता है। ये ईयरपीस बहुत ही छोटा होता है और कान के अंदर फिट हो जाता है। इसे ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है। ये डिवाइस चप्पल, जूता, बनियान या शर्ट के कॉलर में फिट हो जाता है। चौथा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सॉल्वर होते कौन हैं? तो न्यूज़ 24 के एक पत्रकार से एक सॉल्वर की ऑफ द कैमरा बात हुई और उससे हमें कई चीजें पता चली। ये ऑडियो सुनिए आप। इस पूरे खेल में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जो ओरिजिनल कैंडिडेट को रिप्लेस करते हैं उन्हें डमी कैंडिडेट कहा जाता है। डमी कैंडिडेट का जो काम है उसको संभालने का जिम्मा शिक्षक माफियाओं का होता है या इस क्षेत्र से जुड़े जो माफिया होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े। इनका काम होता है सबसे पहले फोटो, आई इंप्रेशन और थंब इंप्रेशन को रिप्लेस करना या उससे मिलता जुलता फिंगरप्रिंट बनाना। आज के डिजिटल फुटप्रिंट के दौर में ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है जो आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। जब डमी कैंडिडेट के फुटप्रिंट फोटो मिलती जुलती ओरिजिनल कैंडिडेट से मैच करा दी जाती है, उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद डमी कैंडिडेट प्रतियोगी परीक्षा के सेंटर पर पहुंच जाता है। इसके लिए हमेशा ऐसे अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाता है जो इस प्रकार की परीक्षाओं को निकालने में निपुण हों और सफल हों। डमी कैंडिडेट फाइनल होने के बाद उसे एक मोटी रकम दी जाती है एडवांस के रूप में। एडवांस रकम को लेकर वो डमी कैंडिडेट अपना काम शुरू कर देता है। क्योंकि ये सभी डमी कैंडिडेट देश की ज़्यादातर बड़ी कह सकते हैं और रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में पहले से अध्ययनरत होते हैं, ऐसे में उन सभी को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। और चूंकि शुरू से वो इस खेल से जुड़े होते हैं या लंबे समय से वो इस खेल से जुड़े होते हैं, ऐसे में उनके लिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करना कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई का काम नहीं होता। इसके लिए बाकायदा देश के बड़े और प्रतिष्ठित शहरों में भी इसके लिए प्रॉपर ट्यूशन्स भी चलाई जाती हैं, जहां पर डमी कैंडिडेट्स को कई टीचर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। बाद में डमी कैंडिडेट्स को ये कहकर विदा कर दिया जाता है कि आज के बाद आपसे संपर्क नहीं रखा जाएगा, ना तो आपको फ़ोन करने की ज़रूरत है। हमारी तरफ से यदि कोई दूसरा काम या बड़ा काम आएगा तो आपको बुलाया जाएगा या सूचित किया जाएगा। सूचना का जरिया ज़्यादातर इनके खुद के लोकल नेटवर्क होते हैं जो आपको अक्सर किसी न किसी कोचिंग संस्थान के बाहर मिल जाएंगे, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि एडुकेशन एजेंट के रूप में काम करते हैं कि इनको आसानी से पकड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। ये डमी कैंडिडेट्स देश के किसी न किसी प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ रहे होते हैं, कोई ना कोई कोर्स कर रहे होते हैं और इनमें से ज़्यादातर डमी कैंडिडेट्स वही होते हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की या तो तैयारी कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। इसमें काम होने के बाद ही पूरा पेमेंट मिलने की संभावना होती है। ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसका पेमेंट शिक्षक माफिया के द्वारा वापस कर दिया जाता है। शिक्षक माफिया जब पेमेंट वापस कर देता है तो मामला बाहर आने की कोई संभावना ही नहीं है। तैयारी करवाने के अलावा उनके रहन सहन, उनकी बिहेवियर और क्वालिटी पर भी चेक किया जाता है, जिसके लिए कई प्रोफेशनल्स की भी सलाह ली जाती है ताकि डमी कैंडिडेट जांच के दौरान या चेकिंग के दौरान हड़बड़ाए ना घबराए। जैसे ही डमी कैंडिडेट प्रतियोगी परीक्षा देकर निकलता है उसको तुरंत होटल से शिफ्ट कर फटाफट उसी स्थान पर वापस भेज दिया जाता है जहां से वो आया था। कहने का तात्पर्य ये है कि डमी कैंडिडेट को सबसे पहले पेपर रिलीज होते ही तुरंत छोड़ा जाता है। ये अवधि निर्धारित की जाती है 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर से लेकर उसको बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन तक छोड़ने की जो मिनिमम ड्यूरेशन होती है वो 1 से 2 घंटे की होती है कि उसे जल्द से जल्द उस शहर से या उस एग्ज़ाम सेंटर से जितना दूर ले जाया जा सके ले जाया जाए। इसके बाद डमी कैंडिडेट की सिम चेंज कर दी जाती है, मोबाइल बदल लिया जाता है और उससे कोई संपर्क नहीं साधा जाता है। इस पूरे खेल में डमी कैंडिडेट, शिक्षक माफिया और जिन लोगों को इस खेल में सिलेक्शन चाहिए होता है, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्शन चाहिए होता है, तीनों का फायदा है। इस प्रकार इस चक्कर में ये बातें पब्लिक डोमेन में या हम सबके सामने नहीं आ पाती। और पांचवा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब तक कितने पेपर लीक हो चुके हैं। कुछ डेटा की माने तो राजस्थान में 10 सालों में 26 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पूरे देश में 7 सालों में 1.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं इस पेपर लीक से। देश में 7 सालों में
तकरीबन 70 पेपर लीक हुए हैं। असम, तेलंगाना, बिहार, यूपी, गुजरात ये सारे राज्य टॉप करते हैं पेपर लीक के मामलों में। अब देखिए, परीक्षा माफियाओं का जाल पूरे देश में फैला हुआ है और कई बार ये पता चला है कि अधिकारी या पूरा सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। आखिर सरकार अपने देश को कैसे बचाएगी इन परीक्षा माफियाओं से, ये बड़ा सवाल है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।